हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू आवर अकाउंटिंग लेक्चर। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में यही सीखा कि जो अकाउंटिंग है वो चार चीज़ों की होती है। क्या है, एक बार और दोहरा देते हैं। एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। ठीक है। इन चार चीज़ों की अकाउंटिंग करने के लिए जो मेथड है वो मेथड है डबल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग मेथड। ठीक है। और इस डबल एंट्री में हम क्या करते हैं, नाम से पता चल रहा है डबल मतलब दो चीज़ें करते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ओके। अब ये डेबिट और क्रेडिट करने का जो नियम है या डेबिट और क्रेडिट करें कैसे, वो जो तरीका है उस तरीके को कहते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करने का जो मेथड है वो जर्नल एंट्री है। और जर्नल एंट्री मतलब आप किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखने की बात करते हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग की अगर शुरुआत देखें तो अकाउंटिंग की शुरुआत होती है जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री के बाद क्या बनता है? लेजर्स। और लेजर्स जो मतलब अलग अलग इंडिविजुअल आइटम्स के अलग अलग हेड्स के अलग अलग लेजर्स बनते हैं। और सारे लेजर्स को समराइज करने का जो तरीका है वो है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में फिर से नाम आ रहा है बैलेंस, लाइक बैलेंस शीट वाला। तो ये बैलेंस मतलब कि दोनों चीज़ें इसका मैच रहने वाली है, दोनों साइड ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ें होती हैं वो मैच रहती है। तो इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट पे बनता है। ठीक है। जब एक बार ट्रायल बैलेंस बन जाए, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्या चीज़ें बनती है? फाइनेंशियल्स बनती है। क्या बनती है? फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल्स में दो मेजर चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोल सकते हैं इसको। और एक आती है बैलेंस शीट। फिर से बैलेंस शीट वर्ड में बैलेंस आ गया मतलब दोनों चीज़ें मैच रहने वाली है, तो फिर ये मैचिंग कॉन्सेप्ट पे, मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल को फॉलो करती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? ये हम बनाते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस जांचने के लिए, बिजनेस की परफॉर्मेंस जांचने के लिए। लाइक आपको एग्ज़ाम देते हो, उसमें जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है? आपकी परफॉर्मेंस को ही बताता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरीके से बोल सकते हैं रिजल्ट आता है सारे बिजनेस एक्टिविटी का, सारे जर्नल एंट्री, सारे लेजर्स का, सारे चारों चीज़ों का जो बेटर होता है। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप बिजनेस परफॉर्मेंस देखते हैं और बैलेंस शीट में क्या देखते हैं? बिजनेस पोजीशन। बैलेंस शीट से क्या पता चलती है? बिजनेस पोजीशन की कितने एसेट है, कितने लाइबिलिटी। लाइक अगर आपके पास कोई डिग्री है, कोई क्वालिफिकेशन है, तो वो जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी पोजीशन है, उसे पोजीशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और कोई एग्जाम दे रहे हो उसमें जो रिजल्ट आता है वो आपकी परफॉर्मेंस को दर्शाता है। ठीक है। फिर जो चार चीज़ें हैं उसमें से दो चीज़ें आ जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में और दो चीज़ें आ जाती है बैलेंस शीट में। याद है आपको कौन सी दो चीज़ें हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस में, और कौन सी दो चीज़ें हैं बैलेंस शीट में? तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाती है इनकम और एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में आ जाती है एसेट और लायबिलिटी। ठीक है। फिर जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में चारों चीज़ें आ जाती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के आगे की तो कहानी है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की। तो ट्रायल बैलेंस में आपके सारे आ जाते हैं, एसेट भी, लायबिलिटी भी, इनकम भी और एक्सपेंस भी। एसेट हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट, इनकम क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। ठीक है। तो कौन कौन सी दो चीज़ें डेबिट होती है? एसेट और एक्सपेंस डेबिट होती है। लायबिलिटी और इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। ये जो डेबिट और ये जो क्रेडिट करते हैं किसी भी चीज़ को, उसका भी एक रूल है, उसको बोलते हैं गोल्डन रूल। अब उस गोल्डन रूल के इतने डेप्थ में नहीं जाना, बट अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए कि भाई डबल एंट्री सिस्टम को करने का या डेबिट क्रेडिट को करने का क्या नियम है, तो आप लिख सको कि भाई गोल्डन रूल होता है। और गोल्डन रूल में तीन है, रियल, रियल,
नॉमिनल और पर्सनल। ठीक है, मतलब ये कि कोई किसी भी चीज़ को डेबिट करेंगे, किसी भी चीज़ को क्रेडिट करेंगे, उसमें यही 3 नियम लागू होते हैं। अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो या तो वो रियल की वजह से डेबिट हो रही होगी, नॉमिनल की वजह से डेबिट हो रही होगी, या फिर पर्सनल की डेबिट वजह से डेबिट हो रही होगी। तो रियल का डेबिट बोलता है कि भाई व्हाट कम्स इन, कह रहा है कि जो तुम्हारे पास आ रहा है उसे डेबिट कर देना। नॉमिनल का डेबिट बोल रहा है भाई ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, अगर कोई तुम्हारा लॉस हो रहा है, कोई तुम्हारा खर्चा हो रहा है तो उसको डेबिट कर देना। और पर्सनल का डेबिट बोल रहा है द रिसीवर। अब मान लेते हैं किसी चीज़ को हमें डेबिट करना है। अब फॉर एग्जांपल कि आप जिस रूम में रहते हैं, पीजी में रहते होंगे या फिर हॉस्टल में, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट पे करने से आपके पास कुछ आया है क्या? रियल का अगर हम डेबिट अप्लाई करें तो व्हाट कम्स इन, मेरे पास तो कुछ नहीं आया, तो रियल तो नहीं लगेगा। नॉमिनल में चलते हैं ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्या रेंट आपका खर्चा है? मतलब आपको जो ट्रांजेक्शन है उसमें जो 4 चीज़ें हैं वही 4 चीज़ें होंगी, या तो वो ट्रांजेक्शन एसेट से रिलेटेड है, या तो वो ट्रांजेक्शन लायबिलिटी से रिलेटेड है, या तो वो ट्रांजेक्शन इनकम से रिलेटेड है, या तो वो ट्रांजेक्शन एक्सपेंस से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपने रेंट पे किया है तो क्या ये एसेट है? नहीं। क्या ये लायबिलिटी है? नहीं। क्या ये खर्चा है? यस, ये खर्चा है। क्या ये इनकम है? नहीं। तो ये खर्चा है, तो हमें पता लगा ये खर्चा है। अब देखो खर्चा में क्या है, ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, खर्चे को तो कह रहे हैं ये डेबिट करने के लिए। तो ये जो रेंट को आप डेबिट कर दोगे वो नॉमिनल के रूल की वजह से, क्योंकि उसने बोला है कि सारे लॉस और एक्सपेंस को डेबिट करना है। ठीक है, अब क्रेडिट की बात आती है। जी डेबिट तो हो गया, लेकिन डेबिट को अगर बिना हम क्रेडिट किए तो एंट्री पूरी होगी नहीं। क्रेडिट क्या कहता है? अब क्रेडिट किस रूल से हम करेंगे? आपके पास से क्या रेंट आपने पे किया तो आपके पास से कुछ गया है क्या? हाँ, कैश गया है, देख लेते हैं। रियल का क्रेडिट कहता है व्हाट गोज आउट, आपका तो काम इसी में हो गया, क्योंकि व्हाट गोज आउट आपके अकाउंट से पैसे गए, कैश गया, तो क्रेडिट कर दो भाई, कैश को क्रेडिट कर दो, बैंक को क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या हो गई? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि रियल का क्रेडिट रूल कह रहा है व्हाट गोज आउट। देख लेते हैं, नॉमिनल का क्रेडिट क्या कहता है? ऑल द इनकम एंड गेन्स, क्या ये इनकम है आपकी? नहीं। क्या ये गेन है आपका? नहीं। तो फिर नॉमिनल का क्रेडिट रूल नहीं लगेगा। और पर्सनल का क्रेडिट ये कहता है क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट हम करते हैं देने वाले को। क्रेडिट कैसे करते हैं? देने वाले को। यहाँ तो क्या है, किसी ने आपको कुछ दिया तो नहीं है, तो आपके पास से क्या गया? व्हाट गोज आउट। अब ये एक एक एग्जांपल ले लेते हैं तीनों पे और फिर आगे बढ़ेंगे, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रेंट डेबिट हो रहा है, सॉरी, नॉमिनल के डेबिट की वजह से, क्योंकि नॉमिनल का डेबिट क्या है तो ऑल द लॉस एंड एक्सपेंसेस डेबिट, और बैंक क्रेडिट हो रहा है रियल के क्रेडिट की वजह से। तो रियल भी कवर्ड हो गया, नॉमिनल भी कवर्ड हो गया। पर्सनल पे कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो राम को आपने पैसा दिया था और राम ने वो पैसा आपको लौटा दिया। तो जब राम ने आपको पैसा लौटा दिया तो आपके पास क्या आया? आपके पास आया या तो कैश। तो रियल का डेबिट, अब डेबिट करना है सबसे पहले, तो रियल का डेबिट कहते हैं व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आया? कैश आया। हाँ, तो बस भाई कैश अकाउंट डेबिट, तो रियल की वजह से तो ये डेबिट हो गया। अब मुझे क्रेडिट का सोचना है। रियल का क्रेडिट कहते हैं व्हाट गोज आउट, मेरे पास से कुछ गया ही नहीं। नॉमिनल का क्रेडिट कहता है ऑल द इनकम एंड गेन, ये इनकम तो हुई नहीं क्योंकि मैंने तो उसको उधार दिया था के पैसे, तो इनकम और गेन तो ये कह भी नहीं सकते। अब चलते हैं पर्सनल। पर्सनल का जो क्रेडिट है वो कहता है क्रेडिट द गिवर, तो देने वाला कौन है यहाँ पे? राम। तो यहाँ पे राम को हम क्रेडिट कर देंगे और ये हो जाएगा आपका पर्सनल की वजह से क्रेडिट। ठीक है, तो बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको दे दिया कि हाँ ऐसा कुछ होता है अकाउंटिंग। अब बात आती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? स्टैंडर्ड्स कोई भी क्या होते हैं कि किसी चीज़ को कोई मान रहा था, मानते मानते उस चीज़ पे सक्सेस मिलने लग गई लोगों को, तो उसको एक मान्यता बना दी गई, प्रिंसिपल्स बना दी गई। फिर वो प्रिंसिपल्स ही धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसको एक कानून की तरह इम्प्लीमेंट करने लग गए, लॉ की तरह इम्प्लीमेंट करने लग गए। ठीक है,
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। फिर हमारी गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती है। तो वैसे तो गवर्नमेंट कहती है भैया हमारे द्वारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं, ठीक है, वही फॉलो करना होगा आपको। लेकिन आपको बता दूं मैं कि हमारे देश में जितना भी कंपनीज हैं उनकी जो ऑडिट करने का जो राइट है, ऑडिट करने का जो राइट है वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है, सीए के पास है। तो अब ये सीए को जो डिग्री जो इंस्टीट्यूट देती है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और वो इंस्टीट्यूट कहती है अपने मेंबर्स से, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों से कि भैया तुम जब ऑडिट करोगे ना तो हमारे दिए हुए भी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे। तो वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स भी देख लेते हैं, आईसीआई के स्टैंडर्ड्स भी देख लेते हैं जो दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, पीएसयूज कंपनी होती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा होता है, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, उनकी जो ऑडिट करने का राइट है वो है कंट्रोल सीएजी के पास। क्या है, सीएजी के पास है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये दे दिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हर चीज़ के एक अकाउंटिंग करने का एक नियम बता देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री है, मान लेते हैं कि स्टॉक है, कहते हैं भाई स्टॉक की वैल्यू कैसे करें। आप खुद ही सोचो, आपका बिजनेस है, आपने 1 साल तक काम कर लिया और आपके पास इन्वेंट्री या स्टॉक रह गया, तो जब आप अपनी संपत्ति में, आपकी संपत्ति है ना, बिजनेस की तो संपत्ति है स्टॉक, जब उसकी वैल्यू लगाने लग जाओगे तो आप क्या सोचोगे, यार इस स्टॉक को हम कितने में बेचेंगे, क्या इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगाएं जो, या सेल वैल्यू के हिसाब से रखें संपत्ति वैल्यू, या फिर हमने कितने में ख़रीदा, क्या हम इसकी कॉस्ट बेसिस पे रखें। समझ रहे हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं वैल्यूएशन के, उसी को लेकर स्टैंडर्ड्स ने बताया कि हाँ आप कैसे भी मार्केट वैल्यू पे नहीं रख सकते, कॉस्ट बेसिस पे रखो, एवरेज कॉस्ट बेसिस पे रखो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कितना मुझे मिलने वाला है उस पे रखो, या बुक वैल्यू पे रखो कितने पे खरीद। तो अलग बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, वैल्यूएशन का तरीका बता दिया। ऐसा ही अलग अलग चीज़ों की ट्रीटमेंट करने का तरीका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बताती है, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है इसमें, एजम्पशंस। अकाउंटिंग करने के 3 एजम्पशंस हैं, मतलब 3 मान्यताएं, या कि ये 3 चीज़ तो हमेशा ही होगी तभी अकाउंटिंग होती है। और पहला है गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी, ठीक है, और तीसरा है एक्रूवल। अब एक एक करके समझ लेते हैं थोड़ा सा क्विकली। गोइंग कंसर्न ये कहता है कि भाई बिजनेस चलता रहेगा फ्यूचर में, बिजनेस क्या है, फ्यूचर में चलता रहेगा, तभी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब जैसे कैसे चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न कहाँ अप्लाई होता है। मान लो कोई मशीन आप खरीद रहे हो, वो मशीन बिजनेस में 5 साल तक यूज होता रहेगा, 10 साल तक यूज होता रहेगा, तो आप कम से कम ये तो कह ही सकते हो कि भाई आप कोई मशीन खरीद रहे हैं तो 5 साल के लिए खरीद रहे, 5 साल की उसकी लाइफ है। तो गोइंग कंसर्न कहता है इसका मतलब बिजनेस 5 साल तो चलने वाला ही है, अभी तक तो ये लग रहा है बिजनेस 5 साल चलेगा, ठीक है। तो ये कहता है कि जब आपको गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस आपको चलता हुआ दिख रहा है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी चीज़ को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न पे चलेगा, नहीं भाई आपका चल रहा है, नॉर्मल सी चीज़ है ये, तो सबकी बिजनेस गोइंग कंसर्न पे ही चलती है। लेकिन जब आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न पे नहीं चलेगा तो आपको बताना होगा, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, या इन्वेस्टर्स जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनका गलत डिसीजन ना हो जाए। मान लो जैसे कि आप अगले साल बिजनेस बंद करने वाले हो और इस साल चाहे कितना ही अच्छा प्रॉफिट कमा लिया हो, इन्वेस्टर को तो बताना पड़ेगा ना, या जो भी ये पैसा जिसका लगा होगा बिजनेस में, या जो लगाने वाले हैं उनको बताना पड़ेगा ना कि भाई हाँ बिजनेस गोइंग कंसर्न पे नहीं है, बिजनेस नहीं चलने वाले है आगे, ठीक है। नाउ कंसिस्टेंसी की बात करें तो कहते हैं कि भाई जो भी आप किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन का रूल फॉलो कर रहे हो, जैसे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है, स्टॉक की वैल्यूएशन या कोई भी रूल फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो। ये नहीं कि एक बार में हमने स्टॉक को नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया, अगले साल हम उसको कॉस्ट पे कर रहे हैं,
उससे अगले हम बुक वैल्यू पे कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ में बदलाव कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा। तीसरा है एक्रूवल। एक्रूवल ये कहता है कि भैया खर्चा हुआ या नहीं हुआ उससे कोई लेना देना, तुम्हें मतलब तुमने पेमेंट किया या नहीं किया खर्चे का, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारा खर्चा तो हो गया ना। जैसे कि मान लो किसी रेंट में हम रहते हैं या किसी रूम में हम रेंट पे रह रहे हैं, 2 महीने 4 महीने से हम रेंट नहीं दे रहे, लेकिन 5वें महीने जाके तो 5वें महीने का रेंट देना होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते ना 5वें महीने में जाके कि ये 1 महीने का रेंट है, नहीं, 5वें महीने में जाके बोलेंगे भैया 5 महीने का रेंट है ना। तो ये जो 5 महीने का रेंट है, हम क्यों बोल रहे हैं, एक्रूवल की वजह से कि भाई रेंट तो एक्रू हो गया था, पहले महीने में भी, दूसरे महीने में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पाँचवें में जाके तुमने पे किया है। एक्रू तो हर महीने में हो रहा था। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि भैया एक्रूवल के बेसिस पे बुक करो खर्चे। ठीक है, आपकी इनकम तो हो गई, आप ये सेल तो आपकी हो गई, रियलाइज कभी भी हो, पैसा कभी भी आए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन से हैं, अकाउंटिंग कर किसके लिए रहे हैं। देखो, पहली बात तो अकाउंटिंग शेयर होल्डर को चाहिए। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो आपकी कंपनी में जिनकी हिस्सेदारी है, आपकी कंपनी में जिसकी हिस्सेदारी है उनको चाहिए। वो आपको जानना चाहते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, और बिजनेस की परफॉर्मेंस और बिजनेस की पोजीशन देखने के लिए वो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट देखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से बिजनेस परफॉर्मेंस पता लग जाती है और बैलेंस शीट से बिजनेस पोजीशन। ठीक है, ये हो गए। अब स्टेक होल्डर, ये शेयर होल्डर स्टेक होल्डर में अंतर क्या है। देखो, शेयर होल्डर में तो जिस बंदे ने आपके कंपनी में शेयर ले रखा है। स्टेक होल्डर्स में आपकी सोसाइटी भी आ जाती है, गवर्नमेंट भी आ जाती है, डेटर्स आ गए जिसने माल उधार पे लिया है, क्रेडिटर्स आ गए जिससे आपने माल उधार पे लिया है, लेंडर्स आ गए जिससे आपने लोन लिया है। इन सबको आपके बिजनेस से लेना देना है। वो इसलिए कि भैया देखो, आप सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो सोसाइटी को हार्मफुल है, सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हो। गवर्नमेंट, उनको टैक्स कलेक्ट करना है आपसे, बिजनेस से। डेटर्स, जिसको आपने माल उधार पे बेचा है, आपके कस्टमर कह सकते हैं। क्रेडिटर्स, जिनसे आपने माल उधार पे लिया, उनको भी ये तो लगना चाहिए कि भाई मेरा पैसा ये चुका देगा नहीं चुका देगा। लैंडर्स, जिससे आपने लोन लिया है, बैंक्स, वो आपकी परफॉर्मेंस को देखेंगे बिजनेस की, हाँ भाई ये मेरा लोन इंटरेस्ट तो चुका सकता है, मेरी ईएमआई चुका सकता है, प्रिंसिपल की रीपेमेंट वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, कि किसके लिए अकाउंटिंग की जा रही है। गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, डेटर्स के लिए, लेंडर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, इन सब के लिए अकाउंटिंग की जा रही है। तो हमने यहाँ पे देख लिया, एजम्पशन देख लिए, यूजर्स देख लिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अकाउंटिंग की एक वैसे डेफिनेशन देख लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का। क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग मतलब लिखना, क्लासीफाइंग मतलब क्या होता है, जिसको आप क्लासीफाई करके बता पाओ कि हाँ ये असेट है, ये लायबिलिटी है, ये इनकम है, एक्सपेंस है, क्लासीफाई तो कर रहे हो। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग। समराइज, ट्रायल बैलेंस में आपने क्या किया था, समराइज किया था, इतने सारे लेजर्स हैं, इतने सारे जर्नल एंट्री है, उसको समराइज फॉर्म में लिख दिया, समराइजिंग। ट्रायल बैलेंस इसका बेस्ट एग्जांपल है समराइजिंग का। P&L बेस्ट एग्जांपल है समराइजिंग का। बैलेंस शीट भी समराइजिंग कर रहे हो। तो रिकॉर्डिंग कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, समराइज कर लिया। एनालाइज, भैया अब प्रॉफिट एंड लॉस बन गया है, बैलेंस शीट बन गया है, बिजनेस पोजीशन, बिजनेस परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। और इंटरप्रेट, भाई इंटरप्रेट भी तो करना है। अब ऐसे लोगों को जिसको अकाउंटिंग की बिल्कुल भी नॉलेज है, उनको भी आपको तो बताना पड़ेगा। डॉक्टर है, उसको भी बताना पड़ेगा भाई क्या परफॉर्मेंस चल रही, क्या डॉक्टर लोग क्या अपने हॉस्पिटल का नहीं बनाएंगे, अकाउंटिंग नहीं करवाएंगे, या अपनी बिजनेस पोजीशन, बिजनेस परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, भैया अकाउंटिंग की ज़रूरत तो हर बिजनेस को है, हर प्रोफेशन को है। तो उनको इंटरप्रेट भी तो करना है, इंटरप्रेट मैनेजमेंट को करना है, इंटरप्रेट शेयर होल्डर को करना है, जो कि ऐसे शेयर होल्डर को जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इंटरप्रेट, तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
इस चीज़ की सारी खेल किस लिए हो रही है, ये सारा का सारा अकाउंटिंग का काम किस लिए हो रहा है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए हो रहा है। तो मैंने आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की है। आई थिंक ये लास्ट वीडियो और इस वीडियो से आपको अकाउंटिंग का एक जनरल ओवरव्यू पता चल जाएगा। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया हूँ, लेकिन इतना गया हूँ कि ताकि आप जब कोई क्वेश्चंस बनाए तो या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम आगे अकाउंटिंग के, तो पता लग जाएगा कि हाँ, कि किस तरीके से अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो EPFO का जो लास्ट एग्ज़ाम है हुआ है उसमें देखते हैं कि अकाउंटिंग से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और फिर आगे क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट अगर नया होगा तो वो एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊंगा, क्योंकि देखो सिर्फ पढ़ने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। आपको मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, और कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो हम उसी टाइम उसी क्वेश्चन के साथ उसको डिस्कस भी कर लेंगे। और बिलीव दिलाता हूँ कि हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ कर लेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड, ताकि आपके जो अकाउंटिंग के क्वेश्चंस होंगे वो एक आपको लगे यार बहुत ही कम समय में बहुत ही कम नॉलेज के साथ हम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, और अच्छा बिलीव रहेगा अपने आप में कि हाँ ये तो इसमें नंबर तो आने ही आने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अगर कुछ समझ में आया है तो, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट करके बताना कि हाँ कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।